Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट स्टार्ट की थी। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शंस दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, और एक मैंने सेल के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम बच्चों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है। नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को बच्चों हम गैल्वेनिक सेल्स भी बोल सकते हैं। और जो गैल्वेनिक सेल है और जो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल है वो किसका पार्ट था बच्चों? स्पॉन्टेनियस का पार्ट था, ठीक है। आप कह रहे होगे कि सर तो नोट्स नहीं बना रहे हैं, केवल समझा रहे हैं। बच्चों, मैं जो डायग्राम के अनुसार सारी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और वही आपको बच्चों अपने नोट्स बुक में लिखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं, ठीक है। मेन जो भी हमारी जो लाइंस होगी बच्चों वो तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें लिखता हूँ, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ओके। तो बच्चों, जो भी मैं यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, वही अपनी भाषा में लिखना होता है। वही सारी बातें बच्चों बुक के अंदर लिखी होती है, ठीक है, ओके। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ। दैट इज़ क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पीछे पढ़ा था कि सेल के बारे में, ठीक है। मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, आप फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, सेल के बारे में। आज मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। नथिंग बट हमारा जो इलेक्ट्रो सेल है हमारा, उसको। तो स्टार्ट करें। तो गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, मैं साथ के साथ बच्चों समझाता जाऊंगा और वही बच्चों हमें एग्ज़ाम के अंदर लिखना होता है, ठीक है, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, ओके। तो बच्चों, सभी को पता है कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर बच्चों 2 चैम्बर लेने होते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 चैम्बर ले लिए हैं इसके अंदर, ओके। और इसके अंदर बच्चों हम इलेक्ट्रोलाइटिक एक सॉल्यूशन डालेंगे अलग अलग। एक तो सॉल्यूशन है बच्चों हमारा जिंक सल्फेट का, मतलब हमारा ZnSO4 का सॉल्यूशन डलेगा इसके अंदर, और एक बच्चों हमारा डलेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इतना आपको समझ में आया? 2 हमारे पास ब्रिज हैं और दोनों ब्रिज के अंदर बच्चों अलग अलग सॉल्यूशन डाले गए हैं, मतलब अलग अलग इसमें केमिकल डाले गए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चों एक हमारा ब्रिज बनेगा। ब्रिज क्यों बनता है बच्चों? जब कोई अलग अलग सॉल्यूशन को हम डालते हैं अलग अलग चैम्बर के अंदर, तो बच्चों ये कंपलसरी है ब्रिज बनना। ये हमारा बच्चों सॉल्ट ब्रिज नाम से जानते हैं हम इसको। दैट इज़ क्लियर, ओके। इतना आपको समझ में आया? 2 चैम्बर लिए हैं, दोनों में बच्चों अलग अलग सॉल्यूशन डले हुए हैं। एक है हमारा ZnSO4 एंड सेकंड है हमारा CuSO4, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है तो बच्चों हमारा कंपलसरी एक सॉल्ट ब्रिज बनेगा इन दोनों के कंपलसरी में, ठीक है। अगर ये बच्चों सॉल्यूशन सेम होता तो हमें सॉल्ट ब्रिज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसके आगे चले। देन नाउ बच्चों, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक तरफ है हमारा जिंक, मतलब हमारा एक मेटल है। तो बच्चों हमने क्या करना है, एक इसके अंदर इलेक्ट्रोड ड्रॉप करनी पड़ेगी। किसकी? जिंक की, क्योंकि ये प्योर सॉल्यूशन होना चाहिए जिंक का, ठीक है। इसके अंदर तो मैंने ड्रॉप कर दिया है इलेक्ट्रोड को, जिंक के इलेक्ट्रोड को। तो साथ के साथ बच्चों आपको पता चल गया होगा कि कॉपर को भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रोड, ठीक है, ओके। तो नाउ बच्चों आपको सभी को पता था कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है।
तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा बच्चों? जिंक का, और ये एक्चुअली किसका हो गया? कॉपर का। दैट इज़ क्लियर। तो बच्चों हमारा जो रिप्रेजेंट करता था स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस एक्चुअली क्या था? वो बच्चों केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। केमिकल एनर्जी को बच्चों वो किस में चेंज करता था? वो चेंज करता था बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट बच्चों। ओके, इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब क्या होगा? अब बच्चों इसके अंदर मुझे बैटरी लगाने की तो आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी इसके वोल्ट्स को बच्चों मापने के लिए एक हमें वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वोल्ट मीटर को हमें लगाना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। ये हमारा हो गया वोल्ट्स मीटर, ठीक है। ये क्यों लगाना पड़ता है? ताकि हमें इस सेल के मतलब वोल्ट के बारे में पता चल जाए कि ये कितनी वोल्ट दे रहा है, ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। दैट इज़ क्लियर। पिछले वीडियो में जब वोल्ट निकल के आया था 1.1, आप देखेंगे ये कितना वोल्ट निकल के आएगा। दैट इज़ क्लियर। इतना पॉइंट। आगे बच्चों एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर हम बच्चों स्पॉन्टेनियस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली बच्चों जब हम स्पॉन्टेनियस पढ़ते हैं ना, तो बच्चों इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव के फॉर्म में होते हैं। जो हमारी डेल्टा जी होती है बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी, वो बच्चों हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब हम स्पॉन्टेनियस का केस पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। गिव फ्री एनर्जी एक्चुअली होती क्या है? बताऊं मैं आपको क्या होती है कि जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई एक फिजिकल प्रोसेस जब हम करते हैं, तो बच्चों जो हमारी केमिकल रिएक्शंस करने के बाद जो हमारी एनर्जी आती है, जो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, वो दूसरे एनर्जी को हम करने के लिए, मतलब वो एक एनर्जी तो निकल के आई और दूसरी जो एनर्जी को हमें काम पे लगाना हो, ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। दैट इज़ फॉर एग्जांपल जैसे हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, वो इंजन क्या करता है बच्चों? ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो जलता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके जो वाटर पेपर के साथ वो निकल जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों उसके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है। एनर्जी बनने के कारण, ठीक है, एनर्जी बनने के कारण तब वो गाड़ी कैनेटिक की फॉर्म में चलती रहती है, मतलब वो एनर्जी आगे बढ़ाएगी, उस गाड़ी के अंदर बच्चों एनर्जी आ जाएगी। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट बच्चों, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी इसके अंदर बच्चों नेगेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बच्चों इसके अंदर से हमें कुछ एनर्जी निकलेगी और वो गिव फ्री एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो कैसी निकलेगी? नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगी। इसका जो जिंक का फॉर्मूला होता है, नहीं मतलब जो हमारे गिव फ्री एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चों डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच क्या होता है आपको पता है? एंथैल्पी कहते हैं हम इसको, एंथैल्पी, और डेल्टा जो एस था वो हमारा एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी आपको पता है कि जो दो रिएक्शंस आपस में मिक्स हो जाए ऑटोमेटिक, उसको हम क्या कहते थे? स्पॉन्टेनियस कहते थे, ठीक है। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी? जब डेल्टा एच की वैल्यू छोटी हो, किससे? टी डेल्टा एस से, ठीक है, तब जाके हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इतना आपको क्लियर हुआ? इतना इसमें बच्चों कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये बताना ज़रूरी है बच्चों, बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके लिए अगर एग्ज़ाम बोर्ड में आप 1 by 1 इसको लिखोगे ताकि आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे हम इसके बारे में आप पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ है बच्चों हमारा। अब गैल्वेनिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। आपको ये नज़र आ रहा है हमारा
मतलब क्या नज़र आ रहा है, एक जिंक है और उसका जो सॉल्यूशन इसके अंदर अटैच है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये सॉल्यूशन एक तरफ हमारा जिंक का सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ हमारा कॉपर का सॉल्यूशन इसके अंदर कांटेक्ट आ रहा है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। जिंक और उसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो कांटेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। इनको एक्चुअली क्या बोलते हैं हम, इनको एक्चुअली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलेटेड और इंटरफेस, ठीक है। दैट इज़ क्लियर इतना पॉइंट। इसके जब दोनों आपस में कांटेक्ट आते हैं तो एक आता है हमारा इलेक्ट्रोड, एक आता है इलेक्ट्रोलेट और इंटरफेस, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस में बच्चों एक रिएक्शंस आती है, वो रिएक्शंस आती है बच्चों हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, एक तो हमारी ऑक्सीडाइज हो जाएगी रिएक्शन और एक हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमें किस तरह की रिएक्शंस मिली हुई है, तो इन दोनों में से हम एक्चुअली कौन सी रिएक्शंस लेंगे, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज करती है या रिड्यूस करती है। तो देन बच्चों आपने एक 10th क्लास में केमिकल रिएक्शंस में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन सी रिएक्शंस करती है, इलेक्ट्रोलाइटिक आपने पढ़ा होगा वहाँ, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रिएक्शन है फर्स्ट, तो हमारी है जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, क्या बनती है हमारी जिंक SO4 प्लस में कॉपर बाहर हो जाता है। और जो हमारी सेकंड है कॉपर जिंक SO4 इज इक्वल टू जो रिएक्शंस बनेगी कॉपर SO4 प्लस में जिंक, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिंक हो रहा है, और रिडॉक्स क्या कौन सा हो रहा है, कॉपर हो रहा है। तो यहाँ 2 पॉजिटिव आ जाएगा इस पे, और जिंक पे 2 पॉजिटिव और कॉपर पे 0। अब इस वाली रिएक्शंस में ऑक्सीडेसिस कौन हो रहा है, कॉपर हो रहा है, और जिंक बना रहा है 2 पॉजिटिव, कॉपर बना रहा है 2 पॉजिटिव और ये बना रहा है 0, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा कि आपने 10th क्लास में केमिकल रिएक्शंस में वो सीरीज़ पढ़ी होगी आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज़, ठीक है। जिंक पहले आता है क्योंकि इसे मोर देन, और जो हमारा कॉपर है वो हाइड्रोजन के बाद आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज़ आपने पढ़ी होगी बच्चों, मैंने 10th क्लास की इसके केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी के अंदर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ जाओ और देखो वो सीरीज़ कैसे पहले सबसे ज़्यादा फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारी रिएक्शन है कौन सी इन दोनों में से पॉसिबल हो सकती है, ऊपर वाली। क्यों, क्योंकि जो जिंक सबसे बड़ा है और कॉपर छोटा, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर से, ठीक है। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऊपर वाली हमारी पॉसिबल हो सकती है क्योंकि यहाँ तो बच्चों कॉपर है, कॉपर के बाद ये रिड्यूस करेगा जिंक को, तो यहाँ जो जिंक है हमारा, जिंक के बाद कॉपर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये रिएक्शन इसमें इंक्लूड होगी। दैट इज़ क्लियर। आपको बच्चों क्लियर हुआ। तो हमारी जो रिएक्शंस बनेगी बच्चों, ये तो एक समझाने के लिए था। तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी बच्चों, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट जब रिप्लेस करेगा तब जो हमारी रिएक्शंस बनेगी बच्चों ZnSO4 प्लस में Cu, ठीक है। इस पे ऑक्सीडेशन 0 है और इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों वो 2 पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो जिंक और जिंक सल्फेट जो हमारी रिएक्शंस बनेगी बच्चों वो बनेगी हमारी ऑक्सीडाइज, ठीक है। और जो हमारी कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 बनेगा हमारा कॉपर, यहाँ 0 है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो हमारी रिएक्शंस बनेगी ये बनेगी हमारी रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। तो बच्चों जो हमारा जिंक ने क्या किया है, जिंक ने पॉजिटिव 2 + 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर दिए, ऑक्सीडाइज कर दिए,
और कॉपर ने क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके कॉपर 0 बनाया है। तो ये हमारी रिएक्शंस होगी बच्चों ऑक्सीडेशंस। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। तो हमारा ऊपर जो होगा कॉपर तो होगा बच्चों हमारा रिड्यूस रिएक्शन, ठीक है, और जिंक हो गया हमारा ऑक्सीडाइज रिएक्शन। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट। अभी तक बच्चों आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट, और आई थिंक दिक्कत तो कुछ होनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करा रहा हूँ सब चीज़। ओके, आगे चलते हैं। अब आप पूछोगे कि सर इसमें से और इसमें से कैटायन कौन सा होगा और अनायन कैसा होगा, मतलब कैथोड कौन सा होगा और इसमें एनोड कौन सा होगा, मतलब जिंक एनोड होगा या कैथोड एनोड होगा, या कॉपर एनोड होगा या एनोड होगा, कैथोड होगा, वो आप पूछोगे। तो बच्चों यहाँ आप रिएक्शंस में देखो, जिंक क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है बच्चों ये बताओ, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी को एक ट्रिक सिखाता हूँ बच्चों। आप एक ट्रिक याद रखना बच्चों, AOCR। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, AOCR। ओ का मीन्स होता है बच्चों ऑक्साइड, ठीक है, और आर का मतलब होता है बच्चों हमारा रिडक्शन, ठीक है, ए का मतलब होता है बच्चों एनोड, और सी का मतलब होता है बच्चों हमारा कैथोड। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब जो हमारा जिंक है, जो हमारा कॉपर है, वो किसकी तरफ जा रहा है, वो जा रहा है बच्चों रिडक्शंस की ओर। तो कौन सा होगा बच्चों हमारा, ये हो गया हमारा कैथोड। दैट इज़ क्लियर पॉइंट बच्चों। कॉपर कैसा है बच्चों, कैथोड है, और हमारा जिंक कैसा है बच्चों, एनोड है। दैट इज़ क्लियर। एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना कि AOCR, ठीक है, चाहे वो O का मीन्स ऑक्सीडेशन, R का मीन्स रिडक्शन, ठीक है, A का एनोड और C का कैथोड। दैट इज़ क्लियर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत पता चल गया कि हमारा जो जिंक है वो एनोड है और कॉपर है वो कैथोड है। दैट इज़ क्लियर। एंड बच्चों एक और ट्रिक सिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, कैसे होगा, तो बच्चों जो हमारा कैथोड है, जो हमारा Cu डाई पॉजिटिव है, वो देखो ये एक इलेक्ट्रोड है, और वो बच्चों किसकी तरफ रिएक्ट हो रहे हैं, कैथोड की तरफ। तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन, मतलब कैथोड है ये तो बच्चों हमारा क्या है, एनोड, ठीक है, और ये बच्चों हमारा कैथोड। दैट इज़ क्लियर। मतलब क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड कैथोड के साथ रिएक्ट होगा तो वो कैथोड है, जो इलेक्ट्रोड एनोन के साथ रिएक्ट करेगा वो हमारा एनोड है। कैथोड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कैटायन, ठीक है, और एनोड के साथ एनायन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बच्चों जो हमारा ये Cu2 पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव, ये कहाँ से आया होगा बच्चों, इस सॉल्यूशंस में से आया होगा। जो हमारा जो ये कॉपर डाई पॉजिटिव है, कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस में जो हमारा SO4 है, ये इसके सॉल्यूशंस में से आया होगा Cu2 पॉजिटिव। दैट इज़ क्लियर। ये Cu2 पॉजिटिव निकलेगा तब बच्चों यहाँ पर 2 नेगेटिव भी निकलेगा, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा कॉपर है, जो ये कहाँ निकल के जाएगा, इसके कैथोड के साथ चिपक जाएगा, कैथोड के साथ ये जाके बैठ जाएगा हमारा कॉपर डाई पॉजिटिव, ठीक है। क्या बच्चों ये, क्योंकि बच्चों जो हमारा जिंक ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। हमारे जो जिंक है, एनायन है, जो है एनोड है, इसने क्या किया बच्चों कि जिंक
टू पॉजिटिव ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, रिलीज़ कर दिए। ठीक है, तो रिलीज़ कर दिए तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करेंगे, ये ऐसे ट्रैवल करते करते बच्चों यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन आते हुआ देखा तो बच्चों जो Cu2 पॉजिटिव कैटायन है वो इसके पास जाकर चिपक जाएंगे। दैट इज़ क्लियर? को समझ में आया बच्चों? आपने भयंकर सीख लिया होगा, आपने गैल्वियन सेल्स क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल गया होगा कि ये कैथोड होगा तो ऑटोमेटिक ये एनोड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एनोड का आपको पता चला गया तो ऑटोमेटिक आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैथोड होना है। ठीक है, तीसरा तो कुछ होना नहीं है। दैट इज़ क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ओके, अब मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, जो हमारा कैथोड है, ठीक है, और जो हमारा जिंक है वो एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जो हमारा कैथोड है ना ये क्या छोड़ता है, कैटायन। ठीक है, कैसे कि यहाँ से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आता हुआ नज़र आएगा तो ये जो कैथोड है ये इसके पास चिपक जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों कैथोड कहाँ जाके कैटायन बनाता है और क्या करता है, एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा एनोड है, ठीक है, ये क्या करता है कि Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेज से होता है, मतलब काफ़ी हाईली होता है। ठीक है, ये Zn2 पॉजिटिव बनाता है और ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके यहाँ जो एक मेटल की जो रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो रोड है इसके अंदर जाके बैठ जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके बाहर से निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा एनोड है वो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करता है, कैथोड कैटायन एक्यूमुलेट करता है और एनोड इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट करता है। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट बच्चों? एंड नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो हमारा इलेक्ट्रोलेटिव है, इसके बीच में बच्चों एक्चुअली कितना पोटेंशियल रिलीज़ होगा, इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या होगा। ठीक है, कैसे होगा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल। ठीक है, तो एक डेफिनेशंस बनती है बच्चों कि सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलेटिव सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। ठीक है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड है और जो हमारा इलेक्ट्रोलेटिव है उन दोनों के बीच में बच्चों एक्चुअली कितना डिफरेंस पोटेंशियल होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल बच्चों एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा होता है बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, जो ये कैथोड पर रिलीज़ करेगा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन बच्चों एनोड पर रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट और सीखते हैं बच्चों हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो मैं आपको बच्चों, मेरी जो डेफिनेशंस मैंने बनाई है आप उसके ज़रिए चलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में बच्चों बहुत ही अटपटा सा दे रखा है, जो मैं आपको लिखवाऊँ वो आप उसको स्टडी करना। किसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलेटिव, देन इलेक्ट्रोलेटिव हैव 1 मोलर कंसंट्रेशंस एट 298 केल्विन। ठीक है, जो हमारा बच्चों जो हमारा कॉपर है वो बच्चों एक्चुअली 1 मोलर के लिया है और हमारा जो जिंक है वो भी 1 मोलर की तरफ कंसंट्रेशंस कर रहा है। ठीक है, और ये कितनी केल्विन देगा बच्चों, ये एक्चुअली देगा 298 केल्विन की तरफ से चला हुआ है। ठीक है, दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, ये हमारा 1 मोलर है, ये भी हमारा 1 मोलर है। जो हमारी इलेक्ट्रोलेटिव जो क्या होगी, केल्विन की जो रेंज होगी बच्चों, ठीक है, वो बच्चों 298 केल्विन के ऊपर ये चलेगा सब कुछ। ठीक है, तो बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा ज़रूर। ठीक है, आप इसको नोट करो फटाफट। ठीक है, फिर मैं इसके आगे चलूँगा। डेफिनेशंस आपको पता हो गई होगी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा और इलेक्ट्रोलाइटिव होगा ना, वो एक्चुअली बच्चों हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। तो हमारा 298 केल्विन का जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर
के ऊपर चलेगा, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो बच्चों जो हमारा रिडक्शन है वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। और जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड कैथोड। दैट इज क्लियर माय पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो हमारा एनोड है, जो हमारा एनोड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशंस कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा कि एनोड हैव नेगेटिव पोटेंशियल हैज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और किसके कंपेयर टू सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो Zn2 पॉजिटिव हमारा जो सॉल्यूशन बना है, ये यहाँ पर सॉल्यूशन इकट्ठा होता जाएगा और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होते चले जाएंगे, ठीक है। और जो देन हमारा जो कैथोड है हैव पॉजिटिव पोटेंशियल हैज़ टू कंपेयर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो CO2 पॉजिटिव था ये इसके जाके चिपक जाएंगे, और जो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा बहुत सारा, वो SO4 2 नेगेटिव का यहाँ सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एनोड हैव नेगेटिव पोटेंशियल हैज़ कंपेयर टू सॉल्यूशन, कैथोड हैव पॉजिटिव पोटेंशियल हैज़ टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ कि जो हमने कैथोड लिखा है और एनोड लिखा है, ये बच्चों एक्चुअली समझाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो चीज़ रिएक्ट हो रही है वो क्या हो रही है, कैटायन और एनायन, इसमें दोनों चीज़ में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। कैथोड मीन्स हमारे कैटायन और एनोड मीन्स बच्चों एनायन। ओके बच्चों, एक और टर्म आती है, ठीक है। क्या होगी, जो हमारा कैथोड और एनोड का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली यहाँ होगा सेल पोटेंशियल और EMF भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल्स क्या होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड, मतलब जो हमारा कैथोड और एनोड का जो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल होगा वो एक्चुअली हमारा सेल पोटेंशियल होगा, ठीक है। और देन EMF को हम लिख सकते हैं बच्चों E सेल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, E कैथोड और माइनस में E एनोड। इसको बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना इस वाली टर्म्स को, कि इसको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। आप कहोगे कि एनोड पहले क्यों नहीं लिखा, कैथोड पहले लिख दिया। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा सेल होगा वो एक्चुअली पॉजिटिव टर्म में आए, ना कि नेगेटिव टर्म में, ठीक है। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले कैथोड आएगा फिर एनोड आएगा। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट बच्चों। हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसको बच्चों हम रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे किसी सेल को, ठीक है। गैल्वेनिक सेल्स को मतलब हमारे जो इलेक्ट्रोड सेल है, ठीक है, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसको हम रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे। आप ध्यान रखना कि जो हमारा लेफ़्ट साइड है बच्चों एनोड एंड कैथोड किस साइड है, राइट साइड। तो आओ चलो इसको हम रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशंस बच्चों एक्चुअली कैसे करते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड था हमारा जिंक, मतलब एक सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, और उसको हम एक वर्टिकल राइट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जिंक सॉलिड ने एक्चुअली क्या किया कि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके Zn2 पॉजिटिव बना लिया, जो कि हमारे एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशंस, मतलब एनोड, ठीक है। ओके, और बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सॉल्ट ब्रिज बनाना पड़ेगा 2 वर्टिकल लाइन खींचकर, ठीक है। देन हमारा जो राइट साइड था बच्चों कॉपर 2 पॉजिटिव, उसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अपसेट करके उसने क्या बनाया है, कॉपर सॉलिड बनाया है, ठीक है। एक कॉपर सॉलिड की फॉर्म में बनाया है, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शंस, मतलब कैथोड। दैट इज़ क्लियर। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके बनाया ऑक्सीडेशन, और कॉपर ने बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन्स को बचाया रखा उस, और
इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके उसने बनाया है रिडक्शंस मतलब कैथोड। दैट इज़ क्लियर। वैसे ही बच्चों मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है जिंक, फिर बीच में बच्चों हमारा सॉल्ट ब्रिज, और देन हमारा राइट साइड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस क्या बनाया, कॉपर सॉलिड, ठीक है, जो कि हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। दैट इज़ क्लियर कि रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं किसी भी सेल को। तो समझ में आया बच्चों, किसी भी सेल को रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं बच्चों। अब इसका ईएमएफ सेल कैसे निकालेंगे, बोलो कि ई सेल कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये एक फॉर्मूले लिखे हुए हैं बच्चों, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों ई कैथोड और ई एनोड, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई कैथोड किसकी साइड है, राइट साइड, और माइनस एनोड किसकी साइड है, ई लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ई जो कि हमारा राइट साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हमारा लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में उतारो, ठीक है, सभी की सभी। अब हम बात करेंगे बच्चों सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ लाइनें बताऊंगा कि हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है एक्चुअली वो क्या चीज़ है। हमारा बच्चों सॉल्ट ब्रिज का एक्चुअली काम क्या है कि बच्चों जो हमारे पोटेशियल सॉल्ट जो होते हैं ना, लाइक वाइज जैसे KCl, K2, SO4 ETC होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या मिक्स किया जा सकता है, जिलेटिन और अगार अगार एक ऐसा पेस्ट बनाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों हमेशा आप कहोगे कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर आप पोटाशियम क्यों ही लेते हो, कि बच्चों आपने रिलेटिव 10th क्लास में केमिकल रिएक्शंस में आपने वो सीरीज़ पढ़ी होगी इलेक्ट्रोलाइटिक वाली कि पोटाशियम इज़ ए मोर देन, ठीक है। सबसे पहले इज़ ए मोर देन आता है पोटाशियम, उसी की वजह से हम पोटाशियम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका एक्चुअली काम क्या है, वो इनिशियल द रिएक्शंस बनाता है और न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है और चार्ज एक्यूमुलेट को स्टॉप रखता है, ठीक है। इसमें इसका इतना ही काम होता है। तो बच्चों अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो बच्चों ना ही कोई कैथोड एनोड बन पाएगा, ना ही कोई रिएक्शंस बन पाएगी, ठीक है, और ना ही कोई कैटायन और एनायन बन पाएगा। मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन सेम टाइप के हो तो अगर सेम टाइप के होंगे तो वहाँ जाके कोई भी सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो अलग अलग सॉल्यूशंस में बच्चों सॉल्ट ब्रिज का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ क्लियर। तो दिक्कत आई है तो प्लीज़ बताओ, ठीक है। आखिरकार आई होप आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि दिक्कत तो बच्चों कुछ नहीं आनी, ठीक है, क्योंकि मैंने बच्चों 1 बाय 1 आपको समझाया है, हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताया है। और देन आप इस फॉर्मूले को बच्चों आप अच्छे से याद करना, ठीक है। कहीं भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 या 2 नंबर में कि ईएमएफ और ईएमएफ सेल का कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी रिएक्शंस भी आ सकती हैं, ठीक है, कि एनोड कौन सी होगी, कैथोड कौन सी होगी। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड देन इसके आगे हम 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा ज़रूर, मुझे पता है आपको 2-3 बार वीडियो को देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट इज़ क्लियर माय बच्चों। चलो ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, समझो, पढ़ो, ठीक है, और रिलैक्स से एग्ज़ाम दो। ओके, देन थैंक यू बच्चों।